हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम साइंस के यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और इनमें ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं अपना। तो इनमें कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटीज़ में भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का यही कैरेक्टर है कि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है खुद को। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए इन क्लोरोप्लास्ट मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए। ये डीएनए जो होता है एंसेस्टर से इनहेरिट होता है, जैसे हमारे अंदर ना डीएनए पेरेंट्स से हमें मिलता है। इसी तरह से ये जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो इनहेरिटेड होता है किसके ज़रिए? फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरियम के ज़रिए, दैट वाज engulfed by an early eukaryotic cell। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कॉम्पोनेंट इन लाइट कॉजेज सप्रेशन ऑफ मेलाटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय द पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसमें मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो उसके सप्रेशन के लिए कौन सी लाइट जिम्मेदार होती है? लाइट में कौन सा कॉम्पोनेंट जिम्मेदार होता है? तो ब्लू कॉम्पोनेंट जो होता है लाइट में, वो कारण होता है सप्रेशन ऑफ मेलाटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड। ये मेलाटोनिन का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को, और रात में ये मेलाटोनिन, जो नेचुरल लेवल ऑफ मेलाटोनिन होता है, वो हाईएस्ट होता है रात में, और इसी में सप्रेशन का काम करती है ब्लू कॉम्पोनेंट इन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ। पार्सेक किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट है डिस्टेंस की। डिस्टेंस को मापने की ये सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक, और 1 पार्सेक जो होता है ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के। अच्छा, अगर बात करें 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो 1 लाइट ईयर जो है ये बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये होता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, और 1 पार्सेक कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखी हुई भी हैं चीज़ें। अ पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम से भी बियॉन्ड अगर हमें डिस्टेंस नापना है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। एक पार्सेक मीटर में अगर देखें तो कितना होगा? 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। 1 लाइट ईयर मैंने अभी बताया आपको, और एक पार्सेक 3.256 लाइट ईयर के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड। फ्रीक्वेंसी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। एसआई यूनिट है ये फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज़ HZ के इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। 1 हर्ट्ज़ इज़ द सेम एज 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है ओम मीटर इज़ यूनिट ऑफ। ओम मीटर यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर इज़ अ यूनिट इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, एसआई यूनिट ये है रेजिस्टिविटी की, और ये इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ MLT3I2। अब इसमें M का मतलब मास होता है, L का मतलब लेंथ होता है, T का मतलब टाइम है, और I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन होता है। डॉप्सन यूनिट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। डॉप्सन यूनिट जो है ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1 डॉप्सन यूनिट इज़ डिफाइंड टू बी 0.01 mm थिकनेस ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो याद रखना है डॉप्सन यूनिट किसकी है? ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में किसको मेजर किया जाता है? तो क्यूसेक में फ्लो ऑफ वाटर को मेजर किया जाता है। ठीक है, वाटर के फ्लो को। क्यूसेक इज़ मेजर ऑफ फ्लो रेट ऑफ वाटर एंड इज़ एब्रीविएशन ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड, जो कि होता है 28.317 लीटर्स पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो ये होता है हमारा ड्राई स्लेक्ड लाइम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ड्राई स्लेक्ड लाइम के जरिए क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है, जिसके जरिए ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOlC2।
स्लेक्ड लाइम होता है CaOH2 एंड क्लोरीन होता है Cl2। जब क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है थ्रू स्लेक्ड लाइम, इट रिएक्ट्स विद स्लेक्ड लाइम एंड फॉर्म्स ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट केमिकल प्रोसेस डू बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन हैव इन कॉमन। तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन कॉमन होती हैं। ठीक है, दोनों जो रेस्पिरेशन है कॉमन होती है ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि ग्लूकोज इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एरोबिक भी हो सकता है और अनएरोबिक प्रोसेस के ज़रिए भी ये हो सकता है। फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड प्राइमरीली ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स आर। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पर फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल फंगी, मशरूम एंड मोल्ड्स। अ प्रोसेस ऑफ chemoheterotrophic extracellular digestion that occurs in the processing of decayed organic matter is termed as saprophytic mode of nutrition। ठीक है, तो जो भी डिकेइंग एनिमल्स, डेड एनिमल्स होते हैं उन पर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है बैरोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। एयर प्रेशर या वायु दाब को मापने की इकाई। नेक्स्ट है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैकबसन्स ऑर्गन इज रिलेटेड टू। तो जैकबसन्स ऑर्गन रिलेटेड है स्मेलिंग से। रिसेप्टर्स होते हैं ना बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है ब्रेन, फिर यहाँ पर नर्व है, यहाँ पर टंग है, और ये जो है ये है जैकबसन्स ऑर्गन जो कि स्मेलिंग के लिए स्मेलिंग से रिलेटेड है। जैकबसन्स ऑर्गन ऑल्सो कॉल्ड vomeronasal organ is a patch of sensory cells within the main nasal chamber that detects heavy moisture borne odor particles. Sense of smell receptor है that is actually not receptive to ordinary odors। जो सामान्य स्मेल्स होती हैं उनके लिए नहीं होता बल्कि स्पेशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर होती है फ्रक्टोस, और याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोस इज द स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर, एस्टिमेटेड टू बी ट्वाइस एज स्वीट एज सुक्रोज। सुक्रोज से डबल ये स्वीट होती है। ये डाइजेशन ऑफ सुक्रोज के जरिए डिराइव होती है, दैट इज ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज एंजाइम्स ड्यूरिंग डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। तो न्यूक्लियस से बाहर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, बी यहाँ पर करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द ओनली सेल ऑर्गेनल आउटसाइड द न्यूक्लियस दैट कंटेन्स डीएनए। नेक्स्ट आते हैं फॉर इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स वन शुड टेक। अब आंसर तो सामने ही है यहाँ पर, ग्लूकोज। इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन अगर करना है सेल्स में तो उसके लिए हम ग्लूकोज लेते हैं। गर्मियों में होता है ना, एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो ग्लूकोज पीने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर आवर ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स। द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ ऑल सेल्स इन द बॉडी इज़ फॉर एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें बहुत लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है फॉर आइदर ग्लूकोज और एटीपी। और इसी रीज़न से ब्लड मस्ट मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज की सप्लाई करता रहे ब्रेन को, तो फिर हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, एनर्जी रहती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सेल्स जो हैं उनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है ग्लूकोज के लिए। और जब ऐसा होता है कि हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज की कमी हो गई है तो फिर वो ब्लड में कमी है तो ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है, और इसीलिए वहाँ पर ग्लूकोज पीने से इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग इज। तो यहाँ तो आंसर मिल ही गया आपको, बोरिक एसिड इसका आंसर है। एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग अगर हो रही है, पसीना आ रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिकली हीट पाउडर जो होता है इसमें बोरिक एसिड को शामिल किया जाता है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सीक्रेट ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये सारे इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अब तो बेसिकली ना दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक हमने यहाँ देखा इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन होता है कि जहाँ पर
बर्ड्स और एनिमल्स, वो जीव जंतु रह रहे हैं वहीं पर उनको कंजर्व करना, है ना। और XC2 होता है कि कहीं बाहर ले जाकर उनको कंजर्व करना। जैसे हम लेकर आए हैं अफ्रीका और नामीबिया से हम चीता लेकर आए हैं भारत में, उनको कंजर्व कर रहे हैं, वो XC2 का एग्जाम्पल है। इन सीटू ये सारे होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब कुछ। और जैसे ये क्रायो प्रिजर्वेशन है, इन विट्रो कल्चर है और जीन बैंक्स हैं, ये सारे भी XC2 के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबिट्यूरेट्स आर यूज्ड इन, ये यूज्ड होता है स्लीपिंग पिल्स के तौर पर। बारबिट्यूरेट्स आर अ ग्रुप ऑफ सिडेटिव हाइप्नोटिक मेडिकेशंस यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीजर डिसऑर्डर, नियोनेटल विड्रॉल, इंसोम्निया, pre-operative anxiety and induction of coma for increased intracranial pressure. They are also useful for inducing anesthesia. ठीक है, तो ये सारे यूज़ याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट एट इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर इज, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? ग्रेविटी ज़ीरो होती है, वही लिखा हुआ है, बी आंसर है, ज़ीरो है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ Earth is zero as the net gravitational force on any object at the center will be zero. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सेंटर पर है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होगा। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ गिवन बाय, ये लॉ किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा फेराडे, माइकल फेराडे। इन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द ईयर 1831। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ, आंसर दिख ही रहा है आपको, कोकिंग कोल। स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो हमारी है, कोकिंग कोल का इम्पोर्ट के ज़रिए उसको, उस इंडस्ट्री को चलाया जाता है। इंडिया इम्पोर्ट करता है कोकिंग कोल को, और कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है स्टील के प्रोडक्शन में। द प्रोडक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्स 0.8 टन्स ऑफ कोकिंग कोल टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ स्टील। ठीक है, 1 टन स्टील अगर बनाना है, प्रोड्यूस करना है, उसके लिए 0.8 टन ऑफ कोकिंग कोल लगता है, जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं। द केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज़, डायनामाइट के मैन्युफैक्चरिंग में ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। Nitroglycerine, also called glyceryl trinitrate, a powerful explosive and an important ingredient of the most forms of dynamite. ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, अ ग्लैंड दैट इंस्पायर्स ह्यूमंस टू फाइट फियर एंड फ्ली इन क्राइसिस सिचुएशंस इज, तो ये होता है एड्रेनल। एड्रेनलिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि सिक्रेट होता है बाय द मेड्यूला पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द 3F और द फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसलिए इसको 3F बोला जाता है। F से फाइट, फ्राइट, फ्लाइट हार्मोन, बिकॉज इट इज़ सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्राइसिस की सिचुएशन होती है, उसमें फाइट, फियर एंड फ्ली, इसके लिए ये ग्लैंड जो है ये काम करता है। A genetically engineered form of brinjal known as the BT brinjal has been developed. The objective of this is, तो इसका ऑब्जेक्टिव है to make it pest resistance। BT ब्रिंजल का जो बनाया गया है GE के ज़रिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है ये, मतलब नेचुरल तरीके से जो उगाया जाता है उसमें केमिकल चेंज करके इसको बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया जा सके। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर इज़ फाइंड बाय यूजिंग, तो ये राइट हैंड थंब रूल जो होता है, फ्लेमिंग के रूल है ना, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, इस ज़रिए से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, ये सारी। तो इसके लिए अगर डायरेक्शन जानना है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ वायर, तो ये राइट हैंड थंब रूल के ज़रिए फाइंड किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। It states that if we hold the current carrying conductor in right hand such that the thumb points in the direction of flow of current, then the fingers encircle the wire in the डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे करके बना होता है ना कि ये थंब बना हुआ है, एक फिंगर ऐसे जाएगी, एक फिंगर ऐसे जाएगी, और ये मैंने बहुत ख़राब बनाया है तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट, केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर इज़, तो ये होता है लाइमस्टोन। ओर्स क्या होते हैं ना, जनरली ऐसा जो हमारे पास धातुएं हैं ना वो उसी फॉर्म में तो नहीं मिलती धरती में। धरती में से हम जब निकालते हैं चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मिला जुला रूप उसका निकलता है, जिसमें से फिर हमें सारे
जितनी भी धातु हैं उनको अलग करना पड़ता है। तो ऑक्साइड और जो हमें प्राप्त होता है उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल छोटा सा बताऊं कि एक मिक्सचर हमने बनाया और रेत ले ली बहुत सारी, उसमें कंकड़ पत्थर मिला दिए और 2-3 चीज़ें और मिला दी। अब उसमें से सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग अलग करना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी में वो चीज़ें डालो, पत्थर अलग हो जाएंगे, रेत अलग हो जाएगा, निकालो उन चीज़ों को। फिर बाकी सब्सटेंस जो मिलाए थे उनको अलग करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ऑक्साइड और जो होता है इसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज़ होता है, तो ये लाइमस्टोन यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये कौन सा है, NO2 और NO, ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक होते हैं अपने नेचर में। द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ एस्परजिलस आर। एस्परजिलस के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कौन से होते हैं, तो एंथीरिडियम होते हैं और एसोजोनियम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस इज रेयर एंड टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, रेयर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर। सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम मिसिलियम विच हैज़ प्रोड्यूस्ड कोनिडिया। मेल ऑर्गेन्स को इसमें बोलते हैं एंथीरिडियम और जो फीमेल ऑर्गेन है इसको बोलते हैं एसोजोनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। तो दे आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। कंपेनियन सेल इज अ टाइप ऑफ सेल फाउंड विद इन द फ्लोएम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Each companion cell is usually closely associated with a sieve element। अच्छा, मैं यहाँ पर जब फ्लावरिंग प्लांट की बात हुई है तो बहुत सारी साइंस की ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की गई हैं और वहाँ पर मैम ने बहुत डिटेल में अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। ये तो बस हम एक रिविजन पर्पज से कर रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन है ना। डिटेल में आपको साइंस की कुछ बेसिक चीज़ें जाननी हैं, जैसे कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा किस तरह से होता है, या बाकी चीज़ें भी मैम ने बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर देख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फंगल बायोन्स ऑफ लाइकेंस बिलोंग टू। तो ये बिलोंग करते हैं एस्कोमाइसीड्स से। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। द मोस्ट कॉमन mycobionts in lichens belong to ascomycetes. The fungal component is called mycobiont and the algal component is called photobiont. The photobiont is the photosynthetic part of the lichen. ठीक है, तो याद रखना है ascomycetes. Methane is emitted from which of the following? Methane emit होता है पेडीफिल्स एंड टर्मिट्री ओनली। मीथेन इज एमिटेड ड्यूरिंग, मीथेन का पहली चीज़ केमिकल फार्मूला CH4 होता है और ये एमिट होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। इसके अलावा मीथेन लाइफ स्टॉक, टर्मिट्री एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जैसे कि पेडी फील्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है ना, खेतों में पेडी फील्ड में पानी भर दिया जाता है, तो फिर मीथेन का प्रोडक्शन होता है उसके ज़रिए। एंड बाय द डीके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स, इन सभी के ज़रिए मीथेन एमिट होता है। द फॉलोइंग आर नॉट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो इनमें से सुपर फॉस्फेट जो है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं है। फर्टिलाइज़र दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन इज़ नॉन नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज़ नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे ही नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं। स्टोरेज ऑफ विच एसिड लीड्स टू फैटीग। तो ये लैक्टिक एसिड का जब स्टोरेज हो जाता है हमारे शरीर में तो उससे फैटीग जैसी स्थिति पैदा होती है। इट इज़ अंडरस्टूड दैट द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग strenuous exercise brings certain molecular change in muscle cells। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या एसेंशियल है? आयोडीन एसेंशियल है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए आयोडीन की कमी से ही थायराइड जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इज हिंडर्ड इन द एब्सेंस ऑफ आयोडीन एंड लीड्स टू कंडीशन नोन एज गॉइटर। और अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है थायरॉक्सिन का तो उससे ग्रेव्स डिसीज पैदा हो जाती है। सीड्स इन अ मैच्योर्ड ओवरी डेवलप फ्रॉम। तो ये ओव्यूल से डेवलप होती है। Ovule develops into a seed when a plant is fertilized. A mature ovule is made up of a food tissue surrounded by one or two future seed coats called integuments. Next question है, the innermost part of a flower is called the innermost
पार्ट ऑफ द फ्लावर इसको पिस्टल कहा जाता है, और जैसा मैंने बताया मैम ने ऑलरेडी करवाया है तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से रिवाइज कर रहे हैं हम। द पिस्टल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, द stamen is the male part of the flower, the petal is the colored part of the flower that gives a unique shape. Which of the following is a pollinating agent for cross pollination? ये होता है वाटर, एनिमल, विंड, ठीक है, बर्ड्स, ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। When pollination involves only one flower or two flowers borne on same plant, it is called self-pollination. Whereas it is involves two flowers borne or two plants of same species, it is called cross-pollination. जब सेम एक ही पेड़ के, एक ही पौधे के दो फ्लावर या फिर एक ही फ्लावर जो है आपस में पॉलिनेशन कर रहा है, पॉलिनेशन के ज़रिए उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर दो अलग अलग प्लांट्स के सेम स्पीशीज़ और दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स जो हैं वो अगर आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए दो प्लांट हैं, है ना, एक प्लांट ये है, ये प्लांट कैसा है मुझे नहीं पता, एक प्लांट ये है, ठीक है। अब इसमें एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है, इनको आपस में अगर पॉलिनेशन करना है तो कैसे करेंगे? ये कुछ एजेंट्स होते हैं ना, विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, इनके ज़रिए पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और इसके एजेंट्स ये सारे ही हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव? लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स वेव होती है। अब ये जो वेव्स है ना दो तरीके की होती है, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडिनल। अब ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो मोशन ऑफ एनर्जी के राइट एंगल्स पर होती है, ठीक है, या फिर हिंदी में कहें तो लंबवत होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कौन सी होती हैं? जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होती है, सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें मोशन ऑफ द एनर्जी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइट वेव की, तो लाइट वेव हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर, तो राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक साइट होते हैं, एक प्लेस होता है। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। A passenger in a moving bus is thrown forward when the bus suddenly stops. This is explained by Newton. Newton's first law. न्यूटन का पहला लॉ जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है कि जब बस में, एक मूविंग बस में पैसेंजर आगे की तरफ हो जाता है जब बस अचानक से रुकती है, या फिर हम बाइक पर बैठे हुए हैं, किसी भी इस तरह के वाहन पर बैठे हुए हैं, तो जब अचानक से रुकता है तो हम आगे की साइड होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है न्यूटन का पहला लॉ। क्या कहता है ये लॉ? इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless it is acted upon by the force. जब तक कोई फोर्स उस पर अलग से नहीं लगता तब तक बॉडी भी हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ रहेगी या फिर रेस्ट पर रहेगी, और जैसे ही कोई फोर्स लगता है तो फिर बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए मूव करती है। तो ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स फ्रॉम स्किन? तो ये होता है अर्थवर्म, केंचुआ जिसको बोलते हैं। ये एक ट्यूब शेप्ड सेगमेंटेड वर्म होता है जो कि फाइलम एनेलिडा में पाया जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड लिविंग इन सॉइल, फीडिंग ऑन लिव एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये अपनी स्किन के ज़रिए ब्रीथ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज़ फाउंड इन आंट्स स्टिंग? जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड इसमें पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। इट इज़ रिटन एज HCOOH and formic acid is the first member of the carboxylic acid group. Formic acid is also known as methanoic acid. ठीक है, तो कई जगह पर फॉर्मिक एसिड भी आ सकता है या फिर मेथेनोइक एसिड भी ऑप्शन में दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन? तो ये होता है सल्फ्यूरस एसिड जो कि एसिड रेन में प्रेजेंट होता है। गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमें देखने को मिलती हैं एसिड रेन में, और फिर इनसे मिलकर सल्फ्यूरियस एसिड और नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कई सारे एग्जाम्स में कि एसिड रेन में कौन कौन से एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड बेसिकली ये इसमें होते हैं मेन। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज़? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
और फार्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3 नोन एज सोडियम कार्बोनेट एंड इट्स अ सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, जो खट्टा दूध होता है इसमें कौन सा एसिड होता है, तो दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ है ना उसमें लैक्टिक एसिड ही होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क और कर्ड, दही में। द सोरनेस ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ह्यूमन बींग्स फील टायर्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। अगर मसल्स में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो गया, हमने पीछे भी देखा था ना, फैटिग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। वट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो ये एसआई यूनिट है एम्पियर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। विच फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन, ये फोर्स जो है डी नहीं है, सी होगा ये। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कीपिंग प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। दिस फोर्स इज व्हाट प्रिवेंट्स प्लैनेट्स फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ इनटू स्पेस। विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल Fe, Fe किसका केमिकल सिंबल है, किस एलिमेंट का, तो ये आयरन का होता है, ठीक है। केमिकल सिंबल Fe रिप्रेजेंट द एलिमेंट आयरन विच इज़ अ कॉमन मेटल यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर, विच इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड इज responsible for transporting oxygen, nutrients and waste products throughout the body. Which organ is responsible for filtering waste products from the blood and producing urine, तो ये किडनीज होती हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम करती हैं ब्लड से, ठीक है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स दैट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। दे हेल्प मेंटेन बॉडीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फाइनली ये ख़त्म होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन साइंस के रिवीजन के लिए। आई होप कुछ चीज़ें आपको रिवाइज हो गई हों अच्छे से, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।